हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 7 एसएसटी के अंदर हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 द मुगल एम्पायर। इस चैप्टर के अंदर हमने पिछले वीडियो में कई तरह की बातें जानी, जैसे मुगलों का वंश कैसा था, कौन कौन से प्रमुख शासक हुए। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मुगलों का प्रशासन कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशंस अंडर द मुगल एम्पायर, यानी मुगल किस तरह से शासन करते थे, वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मुगलों ने पूरे भारत के ऊपर अपना शासन स्थापित कर दिया, तो क्या वह पूरे भारत को अपने अंडर में ध्यान में रखकर शासन कर सकते थे? नहीं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपने जो क्षेत्र थे जिनको उन्होंने जीता था, वहाँ पर उन्होंने अपने कुछ अधिकारियों को नियुक्त कर दिया। अब वो अधिकारी मुगलों के अनुसार कार्य करते थे, शासन करते थे। तो इसके लिए उन्होंने कुछ अधिकारियों के नाम बताए हैं, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मनसबदार। मनसबदार कौन होते थे? मनसबदार, जैसे कि आप देख सकते हो, ये मुगलों के दरबार के अंदर जो प्रमुख पोजीशन वाले व्यक्ति होते थे, उनको मनसबदार के रूप में जाना जा सकता था। जैसे कि आप देख सकते हो कि मनसबदार का मीन्स क्या होता है। द टर्म मनसबदार रेफर टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड अ मनसाब। मनसाब का मीन्स होता है कोई पोजीशन या रैंक, यानी जिसको कोई पोजीशन या रैंक दी जाती थी उसे मनसबदार के नाम से जाना जाता था। सामान्यतया मनसबदार जितनी इसकी एक रैंक को किस तरह से तय किया जाता था कि उसकी जात के आधार पर उसको तय किया जाता था कि जिसकी ज़्यादा जात होगी उसको बड़ी रैंक या बड़ी पोजीशन हासिल होगी। तो सामान्यतया जैसा कि मैंने बताया, ये एक पोजीशन या रैंक होती थी, और मनसब का मतलब यही होता था कि उसको एक फिक्स सैलरी दी जाती थी और उसकी एक फिक्स रैंक भी होती थी। तो इसी के आधार पर उसकी पावर या उसकी पोजीशन जो होती थी वो मुगलों के दरबार में देखी जा सकती थी। इसके बाद देख सकते हो, इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय द मुगल टू फिक्स रैंक आर सैलरी, यानी कि ये एक ग्रेडिंग सिस्टम भी माना जा सकता था कि जिस मनसबदार की ग्रेडिंग अच्छी है उसको अच्छी सैलरी मिलेगी और अच्छी पोजीशन उसकी दरबार के अंदर भी होगी। अब उनका काम क्या होता था? इनको मिलिट्री पावर भी थोड़ी बहुत दी जाती थी कि जब कभी भी शासक को उसकी ज़रूरत पड़े तो वो अपनी मिलिट्री को राजा के लिए उपलब्ध करवा सके, अवेलेबल करवा सके। और साथ ही साथ उनको जागीर दी जाती थी, जगह दी जाती थी, जिसको ध्यान में रखकर वो उसका टैक्स रेवेन्यू जो भी होता था वो वहाँ से कलेक्ट करते थे और वो मुगलों के दरबार में उसे जमा भी करवाते थे। तो इस तरह से हमने मनसबदार के बारे में देखा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जमींदार एंड जब्त। ठीक है, सबसे पहले हम जमींदार के बारे में समझ लेते हैं। जमींदार कौन होते थे? सामान्यतः जमींदार गांव का कोई पावरफुल व्यक्ति होता था या बड़ा किसान होता था जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, और ये मुख्य रूप से क्या करता था कि गांव के लोग कृषण और मुगलों के बीच में एक कड़ी का काम करता था। ठीक है, जिसे बिचौलिया भी कह सकते थे। ये क्या करता था? गांव के छोटे किसानों से या अन्य लोगों से टैक्स वसूल करता और उसे मुगलों के दरबार में, मुगलों के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उस टैक्स को जमा करवाता था। तो इस तरह से जमींदार टर्म्स के बारे में भी पढ़ा। नेक्स्ट बिंदु आप देख सकते हो, जब्त। जब्त एक टैक्स लेने की कार्य प्रणाली थी, जिसे कि अकबर के दरबार का जो नवरत्न था टोडरमल, उसने 10 सालों तक भारत के अंदर विभिन्न गांवों का, उनके खेतों का, उनकी जगहों का अध्ययन किया और उसके बाद फिर उसने ये एक प्रणाली ईजाद की, जब्त। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि 2 जगह है, ए और बी, दोनों दिखने में अलग अलग है। ठीक है, और दोनों पर ही मान लो कोई फसल उगाई है, जैसे गेहूं उगाया है, तो क्या दोनों से एक ही तरह का टैक्स वसूला जाएगा? नहीं, क्योंकि दोनों की परिस्थितियां अलग अलग है, दोनों जगहों की परिस्थितियां अलग अलग। ठीक है, और प्रोडक्शन भी अलग अलग है, तो उसके आधार पर उनसे कर वसूला जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पर फसल अच्छी हुई तो वहाँ से ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा, जहाँ पर मान लो कोई फसल
शुरू से अच्छी नहीं होती है, प्रोडक्शन कम होता है, तो वहाँ पर कम टैक्स लिया जाएगा। तो इस तरह की जो ये टैक्स कर प्रणाली वसूल करने की होती थी उसी को जब्त के नाम से जाना जाता था। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब्त वाज अ रेवेन्यू सिस्टम अंडर विच ईच प्रोविंस वाज द डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल। रेवेन्यू सर्कल का मीन्स यही है कि कर जमा करने के लिए जो जगह होती थी या जिस पर जो कर वसूला जाता था उनको एक अलग अलग सर्कल के अंदर बांट दिया कि इस सर्कल से इतना कर वसूला जाएगा, इस सर्कल से इतना कर वसूला जाएगा। ठीक है, तो ये एक कर वसूलने की प्रणाली होती थी जब्त। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है सूबेदार एंड सूबा। सूबेदार और सूबा का मीन्स यही होता है कि जैसे कि आज आप वर्तमान परिस्थिति में देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो पूरे देश के ऊपर ध्यान नहीं रख सकती, शासन नहीं कर सकती, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू वो शासन करती है। तो उस समय भी ऐसे ही होता था कि मुगल बादशाह जो होता था वो पूरे देश के ऊपर शासन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने क्या किया, अपनी जो प्रोविंस होती है उस अपने जो शासन होता था उसको अलग अलग प्रोविंस में बांट दिया, अलग अलग सूबों में बांट दिया। और उसका जो गवर्नर होता था, उस सूबे का जो गवर्नर होता था वो सूबेदार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो वो भी यही काम करता था, वहाँ पर बादशाह के नाम से वह शासन करता था और उसकी भी मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर दोनों टाइप की होती थी। साथ ही साथ उसकी मदद करने के लिए कई व्यक्ति भी उसके होते थे, जैसे कि दीवान हुआ, कोतवाल हुआ, तो ये सब उसकी उस सूबे में शासन चलाने में उसकी मदद करते थे। और इसके अलावा वो वहाँ से कर वसूल करता और कर वसूल करने के बाद उसको मुगलों का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता था वहाँ पर उसको जमा करवाता था। तो इस प्रकार से हमने इस वाले वीडियो के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन देखा, मुगलों का किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होता था, और उसमें हमने मनसबदार, जमींदार, जब्त, सूबेदार और सूबों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे अलग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।